गुड मॉर्निंग बच्चों, संजय पब्लिक इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर 11 चल रहा है विद्रोही राज, ठीक है, विद्रोही और राज 1857 के आंदोलन या क्रांति के बारे में हम आज आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आज हमारा चलेगा 1857 की क्रांति के परिणाम। ईस्वी की क्रांति के परिणाम। जब ये क्रांति हुई तो इसमें क्या क्या परिणाम हुए। कंपनी के शासन का अंत, पहला परिणाम था हमारा कंपनी के शासन का अंत। ठीक है, 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया। कब? 2 अक्टूबर 1858 में। तो भारत सरकार ने क्या करा? एक अधिनियम पारित किया जिसके अनुसार भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया। और उसके अनुसार क्या था? जो हमारी कंपनी शासन था उसको समाप्त कर दिया गया तथा भारतीय प्रशासन ब्रिटिश सम्राट को ने एक अधिनियम पारित किया। जो ब्रिटिश शासक था, हमारा ब्रिटिश प्रशासन था, उसने क्या एक अधिनियम पारित किया, वो भारतीय प्रशासन ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया। और जब भारतीय वासियों ने क्या किया, कंपनी का जो शासन था उसे क्या समाप्त कर दिया 2 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, भारत में जो कंपनी थी उसको समाप्त कर दिया और जो ब्रिटिश सम्राट थे उसको सौंप दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्ट समाप्त कर दिए गए। जो बोर्ड ऑफ एयर कंट्रोल थे उनको क्या समाप्त कर दिया गया, डायरेक्ट को। इसके स्थान पर एक भारतीय सचिव की नियुक्ति की गई और एक भारतीय सचिव की नियुक्ति की गई तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। और जब इस सचिव को नियुक्त किया गया तो उसमें क्या 15 सदस्य रखे गए और उसमें क्या उनकी सहायता ली गई। 15 सदस्यों की एक समिति बनाई गई जिससे इंडियन कौशिक कहा गया और जिसे क्या इंडिया कौशिक कहा गया। तो ये आपको समझ में आया कि कंपनी का जो शासन का अंत था वो क्यों हुआ, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1858 में इसको समाप्त कर दिया गया और इसे क्या, जब ब्रिटिश अंग्रेजों की सत्ता को समाप्त कर दिया गया तो ये ब्रिटिश सत्ता को सौंप दिया गया, ठीक है। फिर हमारा सुधारकों तथा परिवर्तनों की घोषणा। सुधारो, ईस्वी में महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया। 1858 में क्या था, महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र मतलब एक पत्र घोषित किया गया जिसके अनुसार यह घोषित किया गया कि भारतीयों को बिना किसी जाति, धर्म भेदभाव, रंग भेदभाव के या किसी योग्यता के आधार पर राजकीय पदों पर उन्हें नियुक्त किया जा सकता है। मतलब जो रानी विक्टोरिया थी उन्होंने एक घोषणा पत्र घोषित किया और उसमें यह कहा गया है कि जो भारतीय व्यक्ति है वो किसी भी भेदभाव के, जाति के, रंग के या धर्म के, तो इसके क्या किसी बिना भेदभाव के ये क्या कार्य पद पर रखे जा सकते हैं। यह भी घोषणा किया कि भविष्य में ब्रिटिश सरकार भारतीय निवेशों के राज्यों को हड़पने का प्रयास नहीं करेगी। जो हमारे क्या ब्रिटिश सरकार थी वो जो नरेश थे हमारे, मतलब जैसे राजा महाराजा होते हैं, तो क्या नरेशों का जो राज्य होता था उसे क्या
उन्हें हड़प लिया करती थी। तो ये नीति भी खत्म कर दी कि ब्रिटिश सरकार कोई भी राज्यों का, नरेशों का साम्राज्य या राज्य नहीं हड़पेगी। ठीक है, एक ये खत्म हो गया यहाँ पर। और उनके अधिकार एवं मान मर्यादा की रक्षा करेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भारतीय या नरेश है उनका जो भी मान है, उनकी मर्यादा है, जो भी उनका सम्मान है, उसकी क्या वो रक्षा करेगी। और देसी राजाओं तथा नवाबों के साथ समझौता करेगी। जो देसी राजा थे या नवाब थे उनके साथ क्या वो समझौता करेगी। उनका ब्रिटिश सरकार आदर करेगी, यह घोषणा किया गया। इस पत्र में यह घोषणा करी, ये सारी बातें लिखी थी। उसके बाद है सैनिक नीति में परिवर्तन। फिर है इसमें क्या, जो महारानी विक्टोरिया है कि इस घोषणा में भारतीय स्वतंत्रता को, जो भारतीय स्वतंत्र हुए थे, जो रानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र था, और उसमें क्या जो भारतीय सैनिक स्वतंत्र हुए थे उसे क्या मैग्ना कार्टा भी कहा गया। ठीक है, तो 1819 तक भारतीय शासन की आधारशिला बनी रही। जो 1919 था उसमें क्या जो भारतीय थी उसकी क्या आधारशिला बनी रही। और इसे जो घोषणा पत्र में जो भारतीय सैनिक थे उन्हें क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा भी कहा गया। फिर हमारा सैनिक नीति में परिवर्तन। जो हमारे सैनिक थी उनकी जो नीतियां थी उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। परिवर्तन 1857 की ईस्वी में क्रांति ने ब्रिटिश सरकार की सैनिक नीति पर बहुत प्रभाव डाला। जो हमारे 1857 की क्रांति उसमें क्या ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने क्या करा, सैनिकों पर क्या सैनिक नीति, जो सैनिक नीति थी उस पर क्या काफ़ी प्रभाव डाला। और सैनिक नीति को निम्नलिखित रूप दिए। जैसे अंग्रेज सैनिक की संख्या में वृद्धि, क्या था इनमें, अंग्रेज इन्होंने काफ़ी जोर दिया सैनिक वृद्धि में, मतलब सैनिक नीति में परिवर्तन लाए। जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या करा, अंग्रेज सैनिक की संख्या में वृद्धि करी। मतलब उन्होंने सोचा कि भारतीय की जो सैनिक है वो क्या कम होनी चाहिए, और जो अंग्रेज सेना है वो क्या अधिक होनी चाहिए। तोपखानों में अंग्रेजों का नियंत्रण, जो तोपखाने थे अंग्रेजों का नियंत्रण, इसमें भी इन्होंने क्या सोचा, अंग्रेजों ने सोचा कि जो तोपखाने हैं उन पर भी क्या हमारा ही हुकूमत रहे, या हमारा ही उस पर क्या नियंत्रण है। भारत देश के कोई भी व्यक्ति तोपखानों पर अपना नियंत्रण ना समझे। ठीक है, जातीय संप्रदाय के आधार पर भारतीय सेना का गठन। भारतीय सेना का गठन। जातीय तथा संप्रदायों के आधार पर भारतीय सैनिकों का गठन। तो इसमें क्या कहा, अंग्रेजों ने कहा जो हमारे भारतीय हैं वो क्या जाति जो मतलब जाति या संप्रदाय के समूह से के आधार पर जो भारतीय का क्या सेना का गठन होगा, वो उस सेना में जाति और उसके क्या संप्रदाय, किस संप्रदाय से है या किस धर्म से है,
तो उसके आधार पर ही क्या इनका गठन हुआ है। ठीक है, उसके बाद है हमारा भारतीय तथा अंग्रेजों में कटुता। तथा अंग्रेजों में कटुता। कटुता का मतलब है इन दोनों के बीच मतभेद, ठीक है, या नफरत, ठीक है, या घृणा की भाषा। इसे कटुता को क्या है, घृणा। इन दोनों के बीच क्या था, आपसी घृणा थी। 1857 ईस्वी की क्रांति ने भारतीय और अंग्रेजों के बीच कटुता उत्पन्न कर दी थी। अंग्रेजों ने क्रांति का दमन करने के लिए जो बर्बरता मतलब जो कार्य किए थे, उनसे भारत में तीव्रता आक्रोश पैदा हो गया। मतलब जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या करा था, जो भारतीय सेना के कार्य करे थे, मतलब भारतीय सेना के लिए जो भी कार्य किए थे, वो उनके जो भारत थे उनके बीच में क्या हुआ, उनके प्रति घृणा या अस्पर्धा, मतलब उनके बीच में क्या हुआ, उनको आक्रोश उत्पन्न हो गया। जो उनकी कारण थे उनसे क्या तीव्रता, उनमें गुस्सा आ गया और वे अंग्रेजों के अत्याचारों को कभी भूल नहीं पाते। ठीक है, जो अंग्रेजों ने उन पर अत्याचार करे थे भारतीय सेना पर, या उनके भारतीय सेनाओं को जो भी उन्होंने अत्याचार करे थे, तो वो क्या उन्हें भुला नहीं पाते थे। और दूसरी ओर अंग्रेज भी भारतीयों के विश्वासघाती समझे जाते थे। और दूसरी तरफ क्या था, जो अंग्रेज थे उनको क्या भारतीय जो वासी थे वो उन्हें क्या करती थी, वो उन्हें विश्वासघाती समझती थी कि इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात करा है या हमारे साथ धोखाधड़ी करी है। तो इस प्रकार दोनों जातियां एक दूसरे से संदेह तथा घृणा की दृष्टि से दृष्टि से देखने लगी। क्या था कि ये दोनों क्या आपस में क्या इनके विचार नहीं मिलते थे, या उन्होंने एक दूसरे पर क्या, उन्होंने भारतवासियों पर अंग्रेजों ने क्या अत्याचार करे थे, इसीलिए क्या ये एक दूसरे से नफरत मतलब घृणा से देखे जाते थे। ठीक है, उसके बाद है हिंदू और मुसलमानों में मतभेद। जो हिंदू थे और मुसलमान थे, 1857 ईस्वी की क्रांति में हिंदू तथा मुसलमानों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। जो 1857 की क्रांति थी उसमें क्या था, इन दोनों ने, दोनों धर्म के लोगों ने, हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों ने क्या बढ़ चढ़कर भाग लिया। और परंतु क्रांति की विफलता, मतलब जब भाग लिया और वो क्या क्रांति क्या सफल नहीं हुई, वो असफल हो गई, तो उन्होंने क्या करा, दोनों जाति एक दूसरे को इसका उत्तरदायित्व या इसका दोषी समझने लगी। वो कहते थे कि तुम्हारे कारण मतलब जो क्रांति थी वो असफल हुई, हिंदू लोग कहते थे कि तुम्हारे कारण ये असफल हुई। तो दोनों के बीच क्या है, दोनों अपने आप को इसका उत्तरदायी मानते थे। क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों के प्रति कठोर रुख अपनाना शुरू कर दिया। और जो क्रांति हुई थी उसके बाद क्या करा, अंग्रेजों ने जो था मुसलमानों की तरफ क्या कठोरता पूर्वक उनसे बातें या उनके सामने मतभेद करना शुरू कर दिया, जिससे हिंदू तथा मुसलमानों के बीच दरार उत्पन्न हो गई। और उससे क्या हुआ, हिंदू और जो मुसलमान थे उनके बीच क्या दूरियां उत्पन्न होने लगी या दूरियां बनने लगी। अंग्रेज हिंदू मुस्लिम एकता को सहन नहीं कर पाते थे। जो अंग्रेज लोग थे वो क्या थे, जो हिंदू और मुस्लिम की एकता थी उसे क्या वो सहन नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, इसको इन दोनों में फूट डाल दी। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा, अपनी फूट डालो और राज करो की नीति से हिंदू तथा मुसलमानों के बीच उत्पन्न हुई कटुता को और बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये बताइए आप अब इसमें जो 1857 की क्रांति के परिणाम थे ये आपको सारे समझ में आए। ठीक है, तो इसके नोट्स बनाते चलो। ठीक है बेटा, अब हमारा सेकंड पॉइंट है, ये सारे इसके अंदर के पॉइंट थे। ईस्वी की क्रांति का स्वरूप।
तो इसमें क्या था, जो हमारे 1857 की ईस्वी की क्रांति का स्वरूप था, इसमें पहले सबसे पहला था क्या, सैनिक विद्रोह। सबसे पहला क्या था, सैनिक विद्रोह, कि सैनिकों में कैसे विद्रोह हुआ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या था इसमें, सैनिक विद्रोह। अनेक अंग्रेज इतिहासकार 1857 ईस्वी की क्रांति के स्वरूप में विषय में निम्नलिखित पर, जो 1857 ईस्वी की क्रांति का स्वरूप था उसमें क्या था, मेन था सैनिक विद्रोह। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, सैनिकों का विद्रोह हुआ, मतलब सैनिकों में आपस में विद्रोह छिड़ गया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह केवल थोड़े से असंतुष्ट सैनिकों का विद्रोह ही था। मतलब इन्होंने कहा, कुछ इतिहासकारों ने कहा कि ये कुछ ही सैनिक थे जो एक दूसरे से या एक दूसरे की नीति से असंतुष्ट थे। ठीक है, जिसे कुछ असंतुष्ट राजाओं, नवाबों तथा सामंतों का सहयोग प्राप्त था। इसे सैनिकों की सहायता से थोड़े से समय में ही कुचल दिया गया था। और ये जो नीति अपनाई गई थी, इसे थोड़े ही दिनों में क्या, कुछ सैनिक थे उन्होंने कुचल दिया था। सर जॉन लॉरेंस तथा सर जॉन सीले, ये दोनों राइटर थे, इन्होंने एक सैनिक विद्रोह को डिफाइन किया, मतलब उनकी परिभाषा दी है कि सर जॉन लॉरेंस का कथन था 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें केवल एक सैनिक विद्रोह था। इनका मानना था कि इसमें सिर्फ केवल एक ही सैनिक विद्रोह था, जिसका तत्कालीन कारण जो था वो क्या था, कारतूस वाली घटना थी। और जो ये कुछ सैनिक थे, ये क्यों विद्रोह करा इन्होंने, कुछ सैनिकों ने इसलिए विद्रोह करा क्योंकि जो कारतूस वाली घटना थी उससे क्या ये संतुष्ट नहीं थे, और इसलिए इन्होंने क्या, विद्रोह किया। सर जॉन सीले का, और फिर सर जॉन सीले ने भी कहा 1857 का विद्रोह देशभक्ति की भावना से रहित था। मतलब इन्होंने कहा, जो कुछ सैनिक कहते थे देशभक्ति की जो क्या विद्रोह, उसमें क्या देशभक्ति से की भावना से वो रहित था, तथा स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था जिसका कोई नेतृत्व नहीं था और नहीं जिसे लोकप्रिय समर्थन मिला, और इसे क्या, ना कोई लोकप्रिय समर्थन मिला। फिर है मुसलमानों का षड्यंत्र। दूसरा क्या है, मुसलमानों का षड्यंत्र। कुछ विद्वानों के अनुसार 1857 का विद्रोह मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। कुछ मुसलमान थे जो इन्होंने क्या करा, इस 1857 की नीति में, 1857 की क्रांति में षड्यंत्र रचा। ठीक है, इनमें से क्या सभी मुसलमान नहीं थे, कुछ ही मुसलमान थे जिन्होंने क्या करा, ये षड्यंत्र रचा। यह विद्रोह हिंदू मुसलमान संघर्ष का प्रतिफल था, और जो ये विद्रोह हुआ या षड्यंत्र हुआ, ये क्या, हिंदू और मुसलमानों के बीच का षड्यंत्र था। जो हिंदुओं की शक्ति के बल पर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे, वो मुसलमान अंग्रेजों की सत्ता को नष्ट करके भारत में पुनः मुस्लिम सत्ता को स्थापित करना चाहते थे। और इसमें क्या करा, जो कुछ मुसलमान थे जो अंग्रेजों की सत्ता को क्या, नष्ट करना चाहते थे और अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या करा, दिल्ली की गद्दी पर मुगल सम्राट बहादुर शाह को पुनः बिठाना चाहा। और उन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि अगर हम अंग्रेजों की सत्ता को समाप्त कर देंगे तो उस पर क्या होगा, हमारा ही राज होगा, मुस्लिम लोगों ने। तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि मुगल सम्राट बहादुर शाह को क्या, पुनः मतलब दोबारा गद्दी पर बिठा दिया जाए। लेकिन वो क्या था, एक वृद्ध सम्राट था। तो फिर भी मुसलमान लोग सोच रहे थे कि नहीं, सिर्फ उन्हें तो अपनी सत्ता स्थापित करनी थी वहां पर। ठीक है, फिर एक क्रांति का सामान्य स्वरूप। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1857 क्रांति का स्वरूप सामंतवादी था।
मेलिसन ने इस क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध सामंती प्रतिक्रिया कहा। और मेलिसन ने, इतिहासकार थे मेलिसन, उन्होंने क्या करा, इस क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध सामंती प्रतिक्रिया कहा। इन्होंने कहा कि ये अंग्रेजों के विरुद्ध था और अंग्रेजों ने अनेक सामंतों की जागीरें जब्त कर ली थी। मतलब कुछ अंग्रेजों ने, जो लोग थे वहाँ के, जो साम्राज्य कर रहे थे, नरेश थे, उन्होंने क्या जागीर थी, मतलब जमीनें, उन्हें जब्त कर लेता, मतलब अधिकार कर लेता है, जिससे इन लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध तीव्र आक्रोश हो गया। और जब उन्होंने उनकी क्या जमीन को जब्त कर लिया था, तो उससे क्या हुआ, अंग्रेजों के प्रति इनका क्या आक्रोश बढ़ गया था और अंग्रेजों ने सामंतों को विशेष अधिकार भी समाप्त कर दिए थे। और उन्होंने क्या, जो उनके अधिकार थे उन्हें भी क्या अंग्रेजों ने समाप्त कर दिए थे। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, अंग्रेजी प्रशासन नीति से उन विशिष्ट वर्गों के हितों की हानि हुई। और इससे क्या हुआ, जो भी क्रांति का सामान्य स्वरूप था, मतलब जो भी वहाँ पर जागीर थी जिनकी, वो क्या उन पर अत्याचार करने लगे और उनका ये कहना था वो अंग्रेजों से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उन्हें क्या, विशिष्ट, जो वहाँ के विशिष्ट वर्ग थे उनके हितों में क्या उन्हें हानि पहुँचने लगी। (1857) विद्रोह द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित करना। (1857) के विद्रोह द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित करना। ठीक है, 1857 के विद्रोह द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्या प्रोत्साहित करना। 1857 के विद्रोह ने 20वीं शताब्दी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित किया। इन्होंने मतलब इन्हें प्रोत्साहित किया, मोटिवेशन किया। और इस विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तृत ताना बाना बुन दिया गया। ठीक है, तो जो इसके इर्द गिर्द थे, मतलब चारों तरफ क्या था, राष्ट्रवादी कल्पना का एक ताना बाना बुन दिया गया। और इसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, पहला क्या था इसमें, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। (1857) ईस्वी में के विद्रोह में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। जो 1857 क्रांति हुई उसमें क्या, जो प्रथम भारतीय थे उन्हें स्वतंत्रता, वो उन्होंने क्या, स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। और इस व्यापक विद्रोह में देश के हर वर्ग के लोगों ने ब्रिटिश सत्ता को, मतलब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्या करा, मिलजुल कर उसका सामना करा। और हिंदू और मुस्लिम दोनों ने क्या करा, दोनों ने इन दोनों पर क्या अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और हिंदू मुस्लिम ने कंधे से कंधा मिलाकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया या इनका प्रतिरोध किया। ठीक है, और उसके बाद उनका प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजों शासन को समाप्त करना था। और इन दोनों का उद्देश्य क्या था, जो हमारे यहाँ प्रमुख अंग्रेजी शासन था या अंग्रेजी सत्ता थी, उसको क्या समाप्त करना था और उनके चंगुल से भारत को स्वतंत्र कराना था। ठीक है, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपको समझ में आया। ये जो 1857 के विद्रोह की जो क्रांति थी उसमें क्या था, जो भारतीय वासी थे और जो हिंदू थे उन्होंने क्या, अंग्रेजी सत्ता को खत्म करने के लिए कंधे से कंधा मिलाया, मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसमें क्या, उनका जो भी अंग्रेजी बुराइयां थी उनका क्या सामना किया और अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल दिया। ठीक है, दूसरा मैं कला और साहित्य के माध्यम से
राष्ट्रीय प्रसार, ठीक है। कला और साहित्य के माध्यम से जो राष्ट्रीयता थी उसकी भावना का किस तरह से प्रसार किया गया। अनेक कलाकारों और साहित्यों ने भी अपनी कलाकृति और रचनाओं द्वारा राष्ट्रीयतावाद की भावना का प्रसार किया। उन्होंने 1857 के विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में प्रस्तुत किया जो देश को रणस्थल की तरफ ले जा रहे थे, जो अपने देश को क्या रणस्थल की तरफ ले जा रहे थे। उन्होंने लोगों को दमनकारी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उत्तेजित करना शुरू कर दिया। और इन्होंने क्या, जो हमारे कलाकार है, जो हमारे राइटर है मतलब या इतिहासकार है, उन्होंने क्या अपनी कीर्तियों से, कला कीर्तियों से या रचनाओं से उसे क्या प्रसिद्ध कर दिया, इतना प्रचार कर दिया कि जो भी उनके नायक थे उन्हें क्या नायक की दृष्टि से देखा गया। और उन्होंने क्या करा, अपने देश के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी सत्ता को खत्म किया करने के लिए उन्होंने क्या लोगों को उत्तेजित करा। उन्होंने प्रेरणा दी कि अगर इस विद्रोही नायक नायिकाओं की प्रशंसा अनेक कविताओं द्वारा की जाती है। जो ऐसे नायक थे जिन्होंने अपने देश के लिए क्या क्रांति की या देश के लिए बलिदान दिया, तो ऐसे नायक नायिकाओं की क्या कविताएं द्वारा प्रसार किया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, नाना साहब, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल आदि के पराक्रमिक कार्यों, साहस, त्याग और बलिदान से ने भारतीयों को अत्यधिक प्रभावित किया। और उनके जो बलिदान है या हम आज भी आप उनके बारे में पढ़ते हो तो ये क्या कविताएं तो लिखी गई हैं, हम लोग ने थोड़ी ना देखा कि उन्होंने इतना साहस किया, लेकिन क्या उनका जो ये साहस कार्य या बलपूर्वक कार्य उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया, उनको क्या हम पढ़ते हैं और उनके पढ़ने से या उनको सुनने से क्या हमारे अंदर भी अत्यधिक जोर या अत्यधिक प्रभावित, हम उनकी बातों से अत्यधिक प्रभावित होते हैं और उनके लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। और वो क्या प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं कि हमें लगता है कि हमें भी अपने देश के लिए ऐसा ही कार्य करना चाहिए। एक हाथ में घोड़े की रास और दूसरे हाथ में तलवार थामे अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने वाली झांसी लक्ष्मीबाई की सूरवीरता को गौरव गान गाते हुए कविताएं लिखी गई है। और जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने अपने देश के लिए जो बलिदान दिया या जो वीरता दिखाई है, उनकी क्या कहानियों में उनका उल्लेख किया जाता है। एक ऐसे मर्दाना योद्धा के रूप में चित्रित किया जाया गया जो शत्रु दल का पीछा करते हुए ब्रिटिश सैनिकों को वध करते हुए आगे बढ़ रही थी। और उन्हें क्या एक वीर योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने ब्रिटिश शासक को मारते हुए या उनको पछाड़ते हुए क्या आगे बढ़ती गई। और सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित, यह किसने लिखा था, जो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा गया है वो सुभद्रा चौहान कुमारी ने लिखा था। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी नामक कविता संपूर्ण देश में लोकप्रिय थी। और जो इनकी ये कविता थी वो क्या जो हमारे संसार है उसमें क्या काफ़ी लोकप्रिय थी, ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय चित्रित हमारी राष्ट्रवादी कल्पनाओं को निर्धारित करने में सहायता देते हैं। इस तरह 1857 ने ईस्वी के विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोगों में राष्ट्रीय भावना का प्रचार किया। इससे 20वीं शताब्दी के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की गई। जो भी हमारे योद्धा थे मतलब बहादुर नेता थे, उन्होंने क्या बड़े ही कठिनाइयों का संघर्ष करते हुए अपने देश को आज़ाद कराया और ब्रिटिश सत्ता को ख़त्म कर दिया, ठीक है। फिर विद्रोह का दर्रा, विद्रोह का दर्रा 1857 ईस्वी में विद्रोह को तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रखा गया। मतलब इन्हें क्या तारीखों के हिसाब से रखा गया। जो भी विद्रोह हुआ उसे क्या तारीख दे दी गई है कि ये जैसे कि 10 मई को या 9 मई को या 11 मई को ये हुआ। तो जैसे जैसे विद्रोह समाचार एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचते गए वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए।
प्रत्येक छावनी में विद्रोह का घटनाक्रम लगभग एक समान था। जो विद्रोह हुआ छावनी में, उसकी जो घटनाएं हुई वो लगभग क्या था, क्रम से ही था। जैसे 9 मई को, 10 मई को ये हुआ, 11 मई को या 12 से 15 मई के बीच ये हुआ। ठीक है, फिर हमारा सैन्य विद्रोह का प्रारंभ होना। सैन्य विद्रोह का प्रारंभ होना। सिपाहियों ने किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। अनेक स्थानों पर शाम के समय तोप का गोला दागा गया तो कहीं बुगुल बजाकर विद्रोह का संकेत किया गया। जो हमारे सामान्य सैनिक थे, इन्होंने जो विद्रोह किया, विद्रोह का जो प्रारंभ किया, वो कोई ना कोई संकेत दिए, उसके लिए क्या, कोई ना कोई संकेत दिए। और सबसे पहले इन्होंने शस्त्रागार पर अधिकार किया। सबसे पहले जो था, इन्होंने शस्त्रागार पर अधिकार किया, मतलब जहाँ पर बंदूकें, तो मतलब बंदूकें, राइफल रखी जाती थी या गोलियां रखी जाती थी, उसे शस्त्रागार कहते थे, एक कमरा था। ठीक है, तो सरकारी खजानों में लूटपाट की और उसके बाद सरकारी जो खजाने थे, जो सरकार थी, जो अंग्रेजों के जो खजाने थे, उनमें क्या लूटपाट की, उन्हें लूट लिया। इसके बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीफोन, दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगालों, समाप्त सरकारी भावनाओं पर अपना हमला कर दिया। और उन्होंने क्या करा, जो सारी सेना थी, उन्होंने इन सब पर क्या अपना अधिकार या हमला कर दिया। सभी दस्तावेजों जलाते चले गए और सभी जो दस्तावेज थे, मतलब जो भी कागज पत्र थे, उनको क्या वो जलाते चले गए। अंग्रेजों से संबंधित प्रत्येक चीज और प्रत्येक व्यक्ति उनसे हमले का निशाना हुआ। जो हिंदू और मुसलमान लोग थे, जो ये हिंदू और मुसलमान थे, इन्होंने फिरंगियों का सफाया करने के लिए क्या करा, हिंदी, उर्दू और फारसी भाषाओं का अपने उसमें मतलब अपीलें की। ठीक है, तो विद्रोह में जनसाधारण से जुट जाने के बाद हमलों के क्षेत्र में वृद्धि हुई। और जो ये जब विद्रोह में जुट गए तो इनके जो जनसाधारण क्षेत्र थे, उसमें क्या वृद्धि होने लगी। जैसे लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े बड़े शहरों में साहूकार और अमीर लोग भी विद्रोह में गुस्से का निशाना बन गए। और यहाँ के जो लोग थे अमीर वर्ग से, वो भी क्या इसका विरोधी का गुस्सा निशाना दाबने लगे, मतलब वो भी उनके साथ मिल गए। किसान इन लोगों को केवल अपना उत्पीड़न ही नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेजों का गुलाम मानते थे। और जो ये लोग थे अमीर वर्ग के, इन्हें क्या, जो किसान लोग थे, वो इन्हें अपना मतलब शोषण करता ही नहीं, बल्कि अंग्रेजों का गुलाम भी मानते थे। ठीक है बेटा, तो ये आप में सैन्य विद्रोह का प्रारंभ क्यों हुआ, ये आपको पता चल गया ना। तो ये सारे नोट्स आप तैयार करके रखना, अपने बना के रखना, और जो भी कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अगला टॉपिक हम आपको पार्ट 3 में पढ़ाएंगे। थैंक यू।